हाय एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। अभी हाल में सीए एग्जामिनेशन सितंबर 25 के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे एंड सीए फाउंडेशन का पासिंग परसेंटेज वाज वेरी लो, सबको पता है। एंड मैंने बहुत सारे बच्चों से बात किया और मुझे ये पता चला कि वन ऑफ द मेजर रीजंस जिसके चलते बच्चे क्लियर नहीं कर पाए वॉज लॉ पेपर। बच्चों को लॉ वाले पेपर में बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आ पाया। फिर मैंने फर्दर जब बच्चों से और डिटेल में समझा तो मैंने ये समझा कि बच्चे टाइम दिए, बच्चों ने मेहनत किया, बट बच्चों का डायरेक्शन सही नहीं था। बच्चे ये भी बोल रहे थे कि सर मुझे लॉ में पेपर में कैसे लिखना है एग्जाम्स में, दैट इज़ अ चैलेंज। बट अगर हम लॉ को अच्छे से पढ़ेंगे ही नहीं, अगर हम उसको अच्छे पढ़ेंगे नहीं तो अच्छे से लिखेंगे कैसे, राइट? अगर हमारा पढ़ने का अप्रोच ही गलत है तो हम राइटिंग भी कैसे करेंगे? आप लिख तो वही रहे हो जो आप पढ़ रहे हो, तो अगर आप सही से पढ़ोगे नहीं तो लिख नहीं पाओगे। तो इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली डिटेल में बताऊँगा कि कैसे आपको लॉ जैसे पेपर को अप्रोच करना है। मतलब अगर आपकी इस तरह की क्वेरीज है कि भाई मैं जब लॉ पढ़ूंगा तो लॉ का नोट्स कैसे बनाऊँ, समरी नोट्स, या जब मैं रिवीजन करूँगा तो रिवीजन कैसे करूँ, क्वेश्चन का राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करूँ, और अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन को लिखना है तो किस तरीके से लिखना है, अगर कुछ चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैटेगरी बी टॉपिक्स मिल जाए तो इस वीडियो में कम्प्लीटली एंड टू एंड आपको बता दूंगा। देखो, लॉ जैसा पेपर से मुझे भी डर लगता था बिकॉज क्लास 11 में लॉ जैसा पेपर मेरे पास था नहीं। तो जब मैं फाउंडेशन में आया तो पहली बार लॉ जैसा पेपर मुझे भी लगा, तो मुझे भी डिफिकल्ट लगता था। बट यूजिंग दीज अप्रोचेस, यूजिंग दीज स्ट्रैटेजीज, मुझे धीरे धीरे अपने लॉ पेपर पर भी कंफर्ट आने लगा। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। वीडियो को पूरा एंड तक देखना बिकॉज मैं आपको इसमें एक एग्जाम्पल भी लेकर आ गया कि कैसे आपको एक नोट्स बनाना चाहिए। फॉर स्टार्टिंग द वीडियो आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि किसी भी तरीके का कंटेंट इस चैनल का आप मिस मत करो। एंड कोई भी तरीके का गाइडेंस अभी भी चाहिए तो फील फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट्स। ये आपका अपना ही चैनल है, कोई भी तरीके का गाइडेंस चाहिए अपने कमेंट में लिख दो। फॉर रेगुलर अपडेट्स यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल एज वेल। लिंक टू टेलीग्राम चैनल इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि चैप्टर वाइज वेटेज क्या है। पहले तो आप समझो कि हर चैप्टर का रेलेवेंस कितना है, ओके। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि जब फर्स्ट स्टडी करोगे तो आपको कैसे पढ़ना है, उसके बाद सेकंड थर्ड रिवीजन कैसे करना है, मिनिमम रिवीजन्स कितने करने हैं ये भी बताऊंगा। एंड उसके बाद आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम्स में आंसर लिखना है। एंड एक बोनस थिंग कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिस्ट है, मतलब कैटेगरी बी टॉपिक्स क्या क्या है चैप्टर वाइज। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि पास्ट पेपर के किस तरीके से हर चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखो, अगर आप देखोगे तो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से 5 मार्क्स का आता है एंड LLP से 6 नंबर का आता है, ठीक है। तो ये दोनों मिला के आप बोल सकते हो 10 नंबर का आता है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 20 नंबर का आता है, कंपनीज एक्ट 20 नंबर का आता है, निवेशक इंस्ट्रूमेंट 14 नंबर का आता है, पार्टनरशिप एक्ट 20 नंबर का आता है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सपोज लो 35 नंबर का आता है। तो इस तरीके से आपका 120-125 मार्क्स पेपर बनता है। तो बच्चों का अभी भी क्वेश्चन रहता है कि सर मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, ओके। तो क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ सकता हूँ? देखो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ भी दोगे ना तब भी देखो आपका पेपर में 60-65 नंबर आपका बन जाएगा अच्छे से पढ़ोगे। बट स्टिल आई वुड से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मत छोड़ना। मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट बताऊंगा, कौन कौन सा कैटेगरी बी टॉपिक्स आपको करना है वो जरूर देख कर जाना। इवन सितंबर 25 में भी उसी में से मेजरली क्वेश्चन आए थे, आप उसको देख लेना, ठीक है। मैं आपको वीडियो के एंड तक वो भी बता दूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट है चैप्टर वाइज। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट छोड़ते हुए तभी आपका 60-65 नंबर कवर होगा। बट मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लोगे तो आपका समझो कॉन्ट्रैक्ट का जो 35 नंबर है उसमें 20-25 नंबर आपको मिल जाएगा, ओके। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट कि जब आप पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे, राइट। तो देखो, 2 तरीके के बच्चे आएंगे। एक तो बोलेंगे सर मैं तो क्लासेस कर रहा हूँ, एक बोलेंगे सर मैं क्लासेस नहीं कर रहा हूँ, सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ जिसको जो क्लासेस कर रहे हो। देखो, जब भी आप जो क्लासेस पढ़ रहे हो, जो मैं अपने टाइम पे फॉलो करता था कि अगर मैं जाके क्लासेस देख रहा हूँ, सपोज करते आज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मैंने बेसिक पढ़ा 3 घंटे, तो जो भी मैं 3 घंटे में पढ़ूंगा ना, नेक्स्ट क्लास के पहले मुझे कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा निकालना है कि मैंने उसमें पढ़ा क्या। फर्स्ट रिवाइज करूँगा, क्योंकि लॉ जैसा थियरी वाला पेपर को जब हम छोड़ते चले जाएंगे, मान लो आप उसको 1 महीने बाद पढ़ोगे तो दिमाग से निकला हुआ रहेगा। इसलिए विद इन 24 आवर्स उसको ट्राई करो कि मैं एक बार फिर से पढ़ लूँ ताकि वो दिमाग में रजिस्टर हो जाए। तो आपको उसको पढ़ना है, उसका कोई क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व कर लो। एटलीस्ट अगर लिख के भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, एक लिख के सॉल्व कर लो। टाइम नहीं मिल रहा है तो कम से कम 1 लिख लो और बाकी सबको एक बार मुंह जवानी समझ लो कि अच्छा इसका आंसर ये है, इसको ऐसे करना है। एटलीस्ट आपके दिमाग में फ्रेमवर्क तो बना हुआ है। फिर राइटिंग प्रैक्टिस तो आप रिविजन भी कर लोगे। एटलीस्ट आपको अभी समझना है, ट्यूशन पढ़ते समय आपका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि पहले मैं समझूं कि लॉ क्या बोलता है और इसका आंसर कैसे फ्रेम हो रहा है, मैं अपने दिमाग में बना देता हूँ और 1-2 क्वेश्चन जरूर लिख लूँ, ओके। दैट शुड बी योर अप्रोच ड्यूरिंग क्लासेस। देखो, अगर आपके टीचर समरी नोट्स बना के दे रहे हो तो अच्छा है, प्लस आप समरी नोट्स बना सकते हो। मैं बताऊंगा समरी नोट्स कैसे बनाना है आपको,
ठीक है ना। आप ऐसे स्टूडेंट हो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हो, उसको कैसे पढ़ना? तो जैसे आपने एक चैप्टर उठाया सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स कंपैरेटिवली ईजी चैप्टर है। कॉन्ट्रैक्ट अगर उठाओगे तो कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा हेवी है, तो आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट उठा सकते हैं, पार्टनरशिप उठा सकते हो। तो आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है उसका एक बेसिक पढ़ा, आपने 3-4 घंटे में पढ़ा, तो 3-4 घंटे में कुछ समझा आपने, जो भी आपने समझा उसका आपको स्मार्ट नोट्स बनाना है, समरी नोट्स बनाना है, जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इस वीडियो में कैसे आपको बनाना है। फिर आप उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करो। एटलीस्ट पहले तो समझो कि भाई इस क्वेश्चन में कैसे बन रहा है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आपको कॉपी पेस्ट करना रहेगा, याद है पॉइंटर्स तो लिख दो। और अगर केस स्टडी बेस्ड आ गया तो आपको केस को समझना है, समझ के एक बार पहले फॉर्म करना है कि अच्छा ये कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है और इसका आंसर क्या होने वाला है, कि ये लॉ के हिसाब से हो रहा है, लॉ के हिसाब से नहीं हो रहा है। फिर तो उसके बाद क्या है, आंसर को कैसे लिखना है वो भी बता दूंगा। तो पहले तो केस स्टडी को आपको समझना है, फिर आपको समझना है कि अच्छा कौन सा इसमें प्रोविजन लग रहा है, उस प्रोविजन तो याद करके समझो कि क्या इस प्रोविजन के हिसाब से सही काम हो रहा है कि गलत हो रहा है। पहले तो आपके दिमाग में फ्रेमवर्क बनना चाहिए, फिर उसके बाद आंसर राइटिंग कर लेंगे हम। दैट इज नॉट अ चैलेंज, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपको अप्रोच होना चाहिए जब आप पढ़ रहे हो फर्स्ट टाइम, ठीक है। और 1-2 क्वेश्चन को आप खुद से लिखोगे और आईसी के आंसर से मैच करोगे। एटलीस्ट आप कम से कम हर चैप्टर के 2-3 क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आप जब सेल्फ स्टडी कर रहे हो, क्लासेस करो, तब आप कर लो। डन। नाउ फॉर बोथ द केसेस, जब आप ट्यूशंस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जब आप क्वेश्चन बैंक सोल्व करो तो आपको पता चल जा रहा है कौन से कॉन्सेप्ट पे, कौन से सेक्शन पे ज़्यादा क्वेश्चन है, उस सेक्शन को हाईलाइट कर दो। देखो सारे सेक्शंस तो आप याद नहीं कर सकते हो, सेक्शंस याद करते हो तो सेक्शंस अगर कोट करते हो ना एग्जाम्स में, तो एग्जामिनर के माइंड में एक अच्छा इंप्रेशन बनता है, आपका पॉजिटिव इंप्रेशन बनता है। तो आपको ये देखना है कि कौन से सेक्शन पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसको मैं मार्क कर दूंगा एज इंपॉर्टेंट, जिसको मैं याद करूंगा, राइट। सो दैट वाज अबाउट कि आपको फर्स्ट स्टडी करना है तो कैसे करना है, ठीक है। अल्टीमेटली देखो आप जब एग्जाम दोगे तो आपके पास टाइम कितना रहेगा, 1.5 डेज का। तो आपको हर चीज़ इस हिसाब से पढ़ना है कि मैं 1.5 डेज में कैसे पढ़ूंगा। इसलिए क्या करना है आपको, जब भी कोई चीज़ आपका कंप्लीट हो जाएगा, जैसे आपने क्लासेस किया 5-6 दिन तक, तो 5-6 दिन तक आपने क्लासेस किया, 5-6 दिन में कुछ आपने पढ़ा, हर दिन 1-1 घंटा देके उसको रिवाइज किया। जब वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, जब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जैसे सेल ऑफ गुड्स 6 दिन आपने पढ़ा, तो 6 दिन के एंड में आपको उसको समराइज करना है। मतलब अगर मैंने 6 × 3 + 1 4 24 घंटा मैंने दिया सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, तो मैं 6th डे के एंड में या 7th डे के स्टार्ट पे 4 से 5 घंटा देके पूरा समराइज करूंगा कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या हुआ। इससे क्या हेल्प करेगा, आपको 1.5 दिन में कैसे कवर करना है, इससे आपको ये हेल्प करेगा। तो 1.5 दिन से कवर पर जब उसको समराइज करोगे चीज़ों को, ऐसे नहीं कि मैं 7 दिन पढ़ लिया फिर नेक्स्ट बार 5 दिन पढ़ूंगा, कोई फायदा नहीं है। आपको उसको पढ़ के समराइज करना है ताकि आपके दिमाग में, माइंड में बन जाएगा कि मुझे बेसिक से स्टार्ट करना है, फिर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में जाना है, ऐसे से पढ़ना है, ठीक है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप उसको समराइज करो एट द एंड ऑफ कंप्लीशन ऑफ अ चैप्टर। डन। नाउ कमिंग टू कि भाई रिविजन्स कितने करने चाहिए। तो देखो जिस तरीके से मैं रिवीजन बता रहा हूँ, अगर आपके 2 रिवीजन भी हो जाएंगे तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, अगर अच्छे से रिवीजन करोगे। देखो क्वालिटी ऑलवेज मैटर्स ओवर क्वांटिटी। आप 10 रिवीजन भी कर लो, अगर आप सही से क्वालिटी से नहीं कर रहे हो ना तो कोई फायदा नहीं है। तो क्वालिटी मैटर्स अ लॉट, ठीक है, स्पेशली इन सी एग्जामिनेशंस। तो देखो मैंने बोला कि आपको मिनिमम 2 से 2 रिवीजन करना है। अब रिवीजन कैसे करना है, तो आपने समरी नोट्स बनाया था, मैं बताऊंगा कि समरी नोट्स कैसे बनाना है। उस समरी नोट्स को उठाओ, उस समरी नोट्स पे आपका माइंड में बना है कि मैं चैप्टर को यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ऐसे स्टार्ट करूँगा, इसमें ये पढ़ूंगा। एंड देन समरी नोट्स में आपको बताऊंगा कि कुछ केसेस में क्या होता है ना, मैं बताता हूँ कि समरी नोट्स में लेट्स सपोज के 5 पॉइंट आपने लिख दिया, ABCDE, ए का 3 कीवर्ड्स था तो आपने लिख दिया, खत्म हो गया। बट बी में ज़्यादा लाइन्स लिखा हुआ था, उसमें ज़्यादा कंटेंट था, तो उसको आप हाईलाइट कर दो कि ये डिटेल है, तो इसको बुक से जाके आप पढ़ोगे, बाकी आपका समरी नोट से रिवाइज हो जाएगा। तो आपको देखना है कि जहाँ डिटेल लिखा हो उसको जाके मैं डिटेल में पढ़ लूँ। एंड जो आपने क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे थे तो उस समय आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं किया, कौन सा ईजी था। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन ईजी होता है, केस स्टडी बेस्ड में जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा था उसको आपको हाईलाइट करना है कि एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। एंड आपको एट द एंड ऑफ चैप्टर अगेन समराइज करना है। मतलब आप अगर 3 दिन से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हो तो 3 दिन के एंड में आप उसको समराइज करो कि आपने उसमें पढ़ा क्या है, इवन इन सेकेंड रिविजन। इससे क्या होगा कि एक रिविजन में 2 बार रिवाइज कर रहे हो। समझो मैं 4 दिन से सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा, बट 5वें दिन में मैं उसको पूरा समराइज कर लेके सेल ऑफ गुड्स एक्ट में मैंने पूरा पढ़ा क्या है, तो क्या इससे मेरा 2 रिविजन नहीं हो गया क्या, एक ही रिविजन में? यस। तो इट मैटर्स अ लॉट। और समराइज करोगे तो आप क्या हो पा रहा है, आप 4 दिन की चीज़ों को, मतलब 4 दिन में अगर आपने 5-5 घंटा लगाया 20 घंटा, उसको आप 5-6 घंटा में कन्वर्ट कर दे रहे हो, जो कि स्पेशली आप
आपको हेल्प करेगा कि जब आप 1.5 डेज में टॉपिक्स को कवर करोगे। तो ये हैबिट बहुत ही ज़रूरी है कि आप जब भी चीज़ों को पढ़ रहे हो उसको एंड में समराइज़ करो, जब वो ख़त्म हो जा रहा है तो। एंड हर रिवीजन के एंड में आपको 2 MTP देना है। MTP आपको कैसे देना है? MTP आपको एकदम एग्जाम इन्वायरमेंट में बैठ के देना है कि मैं एग्जाम में बैठा हूँ तो मुझे उस हिसाब से देना है। ओके, MTP RTP पास पेपर कब तक कवर करो, तो एटलीस्ट आपको लास्ट 3 अटेम्प्ट का मिनिमम आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अब आपको आंसर्स कैसे लिखना है, तो देखो आंसर्स कैसे लिखना है, तो आंसर्स 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन तो ईजी है, राइट। अब जो आपकी केस स्टडी होता है उसमें आपको पहले प्रोविजन लिखना पड़ता है, फिर एनालिसिस और कंक्लूजन करना पड़ता है। इसके रिलेटेड मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, बहुत मेहनत करके मैंने बताया। उसमें मैंने एग्जाम्पल भी दिखाया कि कैसे ICA लिखती है, कैसे आपको लिखना है। तो उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। उसके बाद भी कोई क्वेरी है तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी ओवर टेलीग्राम या कमेंट में डाल देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। एंड केस स्टडी बेस्ड मैं आपको एक और भी बताऊंगा कि कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट का केस स्टडी सॉल्व कर रहे हो, मैंने 50 केस स्टडी सॉल्व किया, उसमें होता क्या है कि 10-15 ऐसे केस स्टडी जो बहुत ट्रिकी थे, जो मेरे से सॉल्व ही नहीं हुआ पहली बार। तो उसका क्या करना है ना, आपको जो भी आपका मदर टंग हो, हिंदी इंग्लिश जो भी हो, आप उसके बगल में लिख दो उस हिंदी में कि अच्छा इसका ये सार है, इसका ये कॉन्टेक्स्ट है, जिससे आप जब रिवाइज करोगे तो आपको ज़्यादा एफर्ट ना लगे। ये आपको समझना है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट अवेटेड थिंग कि सर मुझे समरी नोट्स कैसे बनाना है। तो मैंने देखो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेकर आया कि कैसे मैं समरी नोट्स बनाता, ठीक है, और कैसे मैं बनाता था। जैसे एक आपको पता है एक टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉर कंसिडरेशन। तो आप पढ़ते हो सेक्शन 10 में कि बहुत सारे वैलिड एसेंशियल्स होते हैं जिससे एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जिसमें वन ऑफ द वैलिड एसेंशियल्स कंसिडरेशन। तो देयर इज अ जनरल रूल कि अगर आपका कंसिडरेशन रहेगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, बिना कंसिडरेशन के कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट क्यों करेगा? सब लोग कंसिडरेशन के लिए काम कर रहे हैं। बट स्टिल इन लॉ देयर आर सम एक्सेप्शंस कि जहाँ पे आपकी कंसिडरेशन ना हो तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट आर दिस कॉन्ट्रैक्ट्स। तो देखो यहाँ पे ये बड़ा सा बनाया हुआ है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, प्रॉमिस टू पे टाइम बाय डेट, एजेंसी, कंप्लीटेड बिलमेंट, चैरिटी। तो अब इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने समराइज किया यहाँ पे कैसे, तो देखो, तो मैंने जनरल रूल लिख दिया कि कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, बट इसके एक्सेप्शन है। तो मैंने सब पॉइंट वाइज बना दिया, आप इस चार्ट में बना सकते हो। एक नेचुरल लव एंड अफेक्शन, कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, प्रॉमिस टू पे टाइम बाय डेट, एजेंसी, गिफ्ट, बिलमेंट, चैरिटी। अब उसके अंदर जब मैंने फर्दर पढ़ा तो मुझे लगा कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक तो पार्टी के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए, ये राइटिंग के थ्रू होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, एंड इट मस्ट अराइज आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। तो इससे क्या होगा ना, पूरा बन गया। इसके बाद मुझे वो लव पढ़ना ही नहीं है, काम खत्म। अब सपोज क्या अगर मैंने कुछ इसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स रखा था, तो एग्जाम्पल रख दो ब्रदर सिस्टर का, कुछ भी ऐसा लगे, ठीक है ना। कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, तो इसमें रहेगा कि सर्विसेज रेंडर्ड तो होना चाहिए, प्लस वॉलंटरली सामने वाले ने रेंडर किया, एंड प्रोमिसेस शुड बी इन एग्जिस्टेंस एंड देन इंटेंशन टू कंप्लीट द प्रॉमिस। तो ये 4-5 कीवर्ड मैंने एक बार से कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मुझे देखना नहीं है, सेम मैंने सारे सबके साथ किया। अगर आपको इसमें लगा कि बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, इसको डिटेल में पढ़ना है, तो इसमें लिख दो डिटेल, ताकि आप इसके जाके कंटेंट में जाके देख लोगे, बुक में जाके खोल के कि अच्छे से डिटेल क्या है। बिकॉज सारी चीज़ को डिटेल में नहीं पढ़ पाओगे, सारी बहुत सारी चीज़ें आप समराइज्ड नोट्स आप खत्म कर लोगे, राइट। सो दैट वाज अबाउट कि कैसे आपको समराइज्ड नोट्स बनाना है। नाउ कमिंग टू अनदर लास्ट थिंग कि जब मैंने आपको बोला था, प्रॉमिस किया था कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज क्या है वही बताऊंगा। तो देखो मैंने ऑलरेडी सितंबर 25 एग्जामिनेशंस के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी लिस्ट निकाला था, कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, एंड उसमें से सितंबर 25 एग्जाम में से 75% तक आए थे, ठीक है। तो आपको उस वीडियो को देखना है। उसके बाद भी अगर कुछ नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट होगा तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा कि कौन कौन सा उसमें ऐड करना है। बाकी उसमें आपका 80% ऑफ द सिलेबस कवर होता है, उसी में से मोस्टली एग्जाम्स में आने के चांसेस ज्यादा है। सो आप उसको मेरे टेलीग्राम चैनल पर देख लेना, और मैं उस वीडियो का लिंक भी इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। सो विद दिस मैंने आपको बता दिया कि आपको लॉ जैसा पेपर को कैसे अप्रोच करना है, स्टार्टिंग विथ कि चैप्टर वाइज वेटेज क्या है, उसके बाद आपको जो फर्स्ट रिवीजन करना है तो कैसे रिवीजन करना है, समरी नोट्स कैसे बनाना है, रिवीजन कैसे करना है, कितने एमटीपी आपको अटेंड करना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैटेगरी ए कैटेगरी बी टॉपिक्स चैप्टर वाइज क्या है।
तो मैंने कम्प्लीटली एंड टू एंड आपको बता दिया. आई होप द वीडियो वॉज वेरी यूजफुल. इसके बाद भी अगर कुछ आपको गाइडेंस चाहिए तो फील फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट्स एंड फील फ्री टू रीच आउट टू मी ओवर टेलीग्राम फॉर एनी क्वेरीज यू हैव. अच्छे से पढ़ाई करो. ऑल द बेस्ट. हैप्पी लर्निंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग.